गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके एग्जाम्पल में। फिर महाभोज शुरू करेंगे आज और कुछ व्याख्याएं, कुछ प्रश्न गोदान के भी बचे, वो मैं टाइप करके दूंगी आपको, ठीक है। कोई इशू आता है तो फिर लेटर्स लाइक कि उसको हम देख लेंगे, जान लेंगे। लवप्रीत जी, नेहा, राजा, अर्पिता, सिद्धार्थ, ऋषु और सरिता, बहुत सारे स्टूडेंट के नाम मुझे नए लग रहे हैं आज, है ना। तो अगर आप वास्तव में नए हैं, पहली बार आए हैं लाइव क्लास में, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राइट, वॉइस का इशू, अब देखो वॉइस, आई होप कोई वॉइस का इशू नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से। राइट, एक बार देखो 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 जल्दी से फटाफट से बताओ, महाभोज कितने सारे स्टूडेंट्स ने स्टडी कर लिया, रीड कर लिया, बताओ फटाफट से एक बार, यस और नो, वट एवर यू कैन से। राइट, बताओ, और महाभोज को खोल के बैठ जाओ एक बार, खोल के, यानी कि वी विल सी कि एक्चुअल में है क्या उस नॉवेल में, उपन्यास में, है ना। हम पुराने ही हैं, अरे वाह, राजा की पहली क्लास है भाई आज, है ना। चलो, ये नॉवेल होगा आपके पास, बहुत छोटा सा नॉवेल है। अभी आते आते मैंने अप्रॉक्स 42 पेजेस पढ़े हैं, मेरे को 1 घंटा लगता है आने में, ठीक है, 1-1.25 घंटा लगता है, मतलब 15 मिनट तो स्कूटी प्लस मेट्रो, ठीक है। तो मैंने 42-45 पेजेस पढ़ लिए हैं, तो यू कैन ऑल्सो रीड, है ना, स्पीडली। बहुत अच्छी भाषा में लिखा है, कोई ऐसा तत्सम टाइप का शब्द तो है नहीं कि समझ नहीं आएगा चीज़ें, है ना। फिर भी नहीं आई हो किसी को समझ में तो बता सकते हैं आप मुझे कि यहाँ पर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। चलो पहले पन्ने से खोलो, सभी के पास है नोवेल, सबके पास होना चाहिए, है ना, नो एक्सक्यूज़। इसका जो पहला एडिशन था 1979 में, ये जो है इन्होंने, मनु भंडारी जी ने इसको ये किया था, और मेरे पास जो इसका प्रकाशन है, दिस इज 5वां संस्करण है, 2014। 40 रुपये में मुझे मिला था ये, उस समय लिखा है नीचे, पता नहीं कितने में मिला था। राइट, डाउट सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए सरिता जी, मैं भी नहीं कर पाई, मतलब मैं करके बैठी रही 50 मिनट तक, देयर वर नो स्टूडेंट्स, आई वाज सो इरिटेटिंग, है ना, देयर वाज सम इशू ऑफ टेक्निकल। राइट, कल आफ्टर क्लास कर लेंगे इसको, हम कर लेंगे इसको, डेट 3 से 4 कर लेंगे कल, ठीक है। मुझे वो सेटिंग कराना पड़ेगा, आज मैं बनवा नहीं पाई, अदरवाइज कल होते नहीं है ना, संडेज को होते नहीं है जो लोग सेट करते टेक्निकल वाले, तो कल कर लेंगे हम इसको सेट। राइट, आज मैं करा लूँगी शाम तक, और आफ्टर क्लास विल मीट देयर, है ना, वहाँ पर मिलेंगे हम लोग। और पॉलिटिशियंस के बारे में, बस पॉलिटिशियंस के बारे में, और कुछ किसके बारे में है, महाभोज जो है किसके बारे में, जल्दी बताएं, है ना। और उपन्यास निकाल के सामने रखें, महाभोज, ये इसका जो है पार्ट 1 होगा आज, भाग 1 होगा, है ना, भाग 1, यानी कि इसको हम कोशिश करेंगे 8 भागों में करने की, यानी कि 8 पार्ट्स में, 8 क्लास में इसको करने की पूरी कोशिश रहेगी। आज है तारीख 25 जुलाई, राइट, 25 जुलाई 22। फटाफट से इसको देखें एक बार जी। बुक का नाम है महाभोज, ठीक है, और राइटर का नाम है मनु भंडारी जी। तो भाई सबसे पहली और अहम बात, ये कब का है, ये 1960s के बाद में, जब लोगों का मोहभंग कहाँ से, आज़ादी से होने लगा, और जब हमारी इस व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में, आप देखते होंगे आज भी कंडीशन तो वही बनी हुई है ना, आज भी विशेषर खूब मरते हैं, है ना, आज भी खूब सारे लखन सिंह है, आज भी खूब सारे दास साहब है, आज भी खूब सारे जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और तमाम तरीके की चीजें आज भी हैं, है ना, आज भी खूब सारे लखन है, उस दिन भी थे, उससे पहले थोड़े कम थे, है ना। आजाद जब से हम हुए हैं, आजाद भारत में जब से हमने सांसें ली हैं, तब से यही सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है विक्रम। नहीं हर्षित, हम लोग को अलाउ नहीं होता है लिंक क्रिएट करना, जो ये आप कह रहे हैं, चीजें बटी हुई होती है ना, आई एम डिफिकल्टी इन एग्जाम्पल, आई एम नॉट इन टेक्निकल टीम, राइट, तो आई कांट, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं वो मेरे पास नहीं है, ओके। तो लिंक कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकती, मेरे कुछ दायरे हैं, है ना, तो मेरी कुछ लिमिटेशंस है बीइंग अ टीचर। तो इसको कल करा के, और कल आपको कहाँ आना है, कल आपको वहीं पर आना है जहां अभी आप आए हैं, है ना, क्लास में। अमित कह रहे हैं पॉलिटिक्स में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है राजनीति, भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति, उससे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, आज भी हैं कल भी थे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार यहाँ पर भी है, अखबार का नाम बताना जरा, इसमें क्या है, भ्रष्टाचार, लोक लुभावन, लोक लुभावन,
यानी कि जनता को लुभाने के लिए तरह तरीके के कार्यक्रम, तरह तरीके की पॉलिसी, वो देखो उसको कार में बिठा लेते हैं। किसको कार में, किसको बिठाते हैं बताए? शुरुआत में कौन मर गया है? कैरेक्टर्स याद होंगे आपको, दास साहब, बिल्कुल। कार में कौन बिठाते हैं वो बताओ, कार में कौन बिठाते हैं इसको? लोक लुभावन बातें, है ना, वादे, आप कह सकते हैं वादे, वादे हैं, राजनीतिक, राजनीतिक या कुर्सी पाने की तड़प है सबके अंदर, कुर्सी पाने की तड़प है सबके अंदर। निम्न, निम्न वर्ग और गरीब लोग, निम्न वर्ग यानी कि जो दलित है इसमें, है ना, गरीब लोग कौन है? केवल वोट है। आज भी वैसे ही होता है, केवल इनके लिए ये एक वोट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बीसू के पापा को, क्या नाम है भाई? बीसू के पापा का नाम बताओ। हीरा, क्या नाम है? हीरा है, बिल्कुल चंचल, हीरा है बच्चों उसका नाम। पहला पन्ना खोलो। सबने नॉवल निकाल लिया कि नहीं निकाला? नॉवल सबने निकाल लिया या नहीं निकाला है? जल्दी से पहला पन्ना खोलो। पहले पन्ने पर कुछ चीजें लिखी हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पेज, है ना, फर्स्ट पेज। ये तो समझ में आ गया है क्या इसमें? इसमें राजनीति है गंदे वाली, अच्छी नहीं, गंदे वाली। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए हैं जो आज है, बिल्कुल 1960, 70, 80 और 2020-22, कुछ नहीं बदला। ठीक है, कुछ नहीं बदला है। पहला पन्ना खोले। पहला मतलब चैप्टर शुरू होने से पहला नहीं, पहले यहां पर देखें कि जो राइटर है हमारी, क्या नाम है राइटर का? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ओवरऑल इस उपन्यास को किस रूप में देखती हैं? लिखा है दुर्निवार सम्मोहन भरी। कहां पर? चैप्टर शुरू होने से पहले। जिसके पास नहीं है वो लिख ले, मैं अभी लिखवा दूंगी। दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्नि लीक के लिए जो बीसू और बिंदा तक ही नहीं रुकी, जो बीसू और बिंदा तक ही नहीं रुकी। आपको याद होगा कि इसमें आग लगा दी जाती है झोपड़ियों में, और लोग उसमें कबाब के जैसे निकलते हैं, राख ही राख। अखबार वाले उस राख के ही फोटो खींच के निकालते हैं। तो आपको ये याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देती हूं कि यहां पर एक कांड होता है, बेलची कांड, बेलची अग्निकांड। क्या होता है? बेलची अग्निकांड होता है। उस बेलची अग्निकांड का यहाँ पर जिक्र किया गया है। लिख लिया पहला? पहला जिसके पास नहीं है वो नोट कर ले इन चीजों को, इन चीजों को आप कहीं पर यूज कर सकते हैं। लिखे दुर्निवार, हो सकता है इसका व्याख्या आपसे पूछ ले। समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूं? सम्मोहन भरी, कई बार आपसे जो आगे प्राकथन है उसी में से व्याख्या पूछ रहा है आजकल। ठीक है, दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्नि लीक, लपकती अग्नि लीक के लिए जो बीसू और बिंदा तक ही नहीं रुकी। व्याख्या पूछ सकता है इससे आपसे, इसकी जो है व्याख्या पूछी जा सकती है।
समझ में आ रही बात? बुक ही नहीं मिल रही है अमित, आपसे तो ये अपेक्षाएं नहीं थी हमें। कहाँ गई आपकी किताब? किताब खोदोगे, चैप्टर शुरू हुआ नहीं है। किताब सबको ढूंढ के रखनी है, मैं तो लिखवा दूंगी कोई बात नहीं, बट आप सभी को किताब ढूंढ के रखनी है ना। चलो व्याख्या देखें इसकी कि महाभोज की लेखिका, क्या नाम है सबको पता है, महाभोज की लेखिका मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास को उस नवीन चेतना को समर्पित किया है। कंपैरिजन भी दिखाएंगे, उस नवीन चेतना को समर्पित किया है जो नव जागरण की पृष्ठभूमि से उभरी है, जो नव जागरण की पृष्ठभूमि से उभरी है। ये नवीन चेतना कृषक संदर्भों से संदर्भित होते हुए लिख लिया। महाभोज की लेखिका मन्नू भंडारी ने उस नव जागरण से उपजी हुई चेतना को महाभोज में परिलक्षित किया है या दिखाया है। ये कौन सी चेतना है? ये चेतना नवजागरण की पृष्ठभूमि से प्रकट हुई है और ये कृषक से उठती हुई गोबर के माध्यम से हमें गोदान में दिखाई देती है। कंपैरिजन हो गया, लिखे। अनामिका बिल्कुल 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 लिख सकते हो इसको। देखो आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना 8 दिन इन्वेस्ट करें इस पर, और अगर मौका मिले तो पढ़ भी लीजिए, इसको, ठीक है, महाभोज को। क्योंकि ये भले आपके साहित्य में डायरेक्ट ना हो, अगर आपको मन्नू भंडारी के विषय में कभी पूछ ले, समझ रहे ना मैं क्या कह रही, तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। भले आप लिखे ना कुछ, पढ़ लीजिए, देख लीजिए खाली, ठीक है नामिका। चलो संदर्भित होते हुए गोबर के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। गोदान में गोबर के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है, ठीक है। ये वो चेतना है, जो नवीन चेतना, राजनीति से
संदर्भित होते हुए। कालीचरण कौन है, याद आया? संदर्भित होते हुए। कालीचरण के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। तथा महाभोज में यही चेतना, तथा महाभोज में ये नवीन चेतना महाभोज में दलित चेतना को, दलित चेतना को अभिव्यक्त करते हुए पहले बीसू तथा उसकी मौत के बाद वाहक के रूप में बिंदा के द्वारा अभिव्यक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था जो लेखिका ने कहा कि भाई दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्नि लीक के लिए जो बीसू और बिंदा तक ही नहीं रुकी। तो हमने यहाँ पर किस किस का दे दिया, हमने यहाँ पर विशेषण का मतलब बीसू का भी दे दिया, बिंदा का भी दिया, पर उनसे पहले गोबर में भी वो चीज दिखाई और कालीचरण में भी वो चीज दिखा। हमने कृषक की भी चेतना दिखा दी, दलित की भी दिखा दी, राजनीति में किस तरीके से चीजें बदली, बाद में जो नवजागरण का प्रभाव पड़ के चेतना जागी, उस सबको हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, ये चीजें ठीक हो गई। डन, ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, क्या हम बताना चाहते हैं? ठीक है जी, लिख लिया। लिख लिया। चलो, तो अगर ये व्याख्या आपको आ जाती है तो इसी तरह लिखना है। आगे खोलेंगे अपना पहला पेज। अपने व्यक्तिगत दुख दर्द, अंतर्द्वंद या आंतरिक नाटक को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद, ये व्याख्या पूछी गई, बहुत महत्वपूर्ण, सुखद और आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है, मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा है कि इसे मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति ऋणशोध के रूप में देखती हूँ, बाकी प्रत्याशाएं और आरोप तो आपके अपने। यहाँ पर ये कह रही हैं, ये जो यहाँ पर कह रही है जब घर में आग लगी हो, यानी कि बेलछी कांड की तरफ इशारा मन्नू भंडारी कर रही है। विक्रम, अभी बच्चे आपको उपन्यास लेने हैं ना, सारे उपन्यास में 4 उपन्यास लेने, अगर यूपीएससी दे रहे हो तो। अगर यूपीएससी दे रहे हो तो आपको ये यूपीएससी में 4 उपन्यास है, आप ले आइए जा करके, है ना। एक तो गोदान ले आइए सबसे पहले,
उसके बाद में महाभोज ले आइए। महाभोज ये किनका है? ये प्रेमचंद का है। ये किताबें अब तक नहीं खरीदी आपने, मन्नू भंडारी, इन्हीं नामों से मिलेंगे। ये सिलेबस कराया ना इतनी बार आपको, वही नाम है उनके। दिव्या पढ़ेंगे, इसके बाद यशपाल जी के नाम से मिल जाएगा। और एक है आपका मैलाचल, फणीश्वर नाथ रेणु जी के नाम से मिल जाएगा। ये ले लीजिए। एक निबंध नीले ले लीजिए, निबंध नीले, सत्येंद्र, चिंतामणि, ये किताबों के ही नाम है भाई। रामचंद्र शुक्ल, आषाढ़ का एक दिन ले लीजिए, नाटक है। एक स्कंदगुप्त ले लीजिए। ये ले लीजिए, ये सारी किताबें बताया हुआ है कहीं कहीं बार ना। चलो, हाँ आषाढ़ का एक दिन भी लेना है आपको, बिल्कुल। स्कंदगुप्त भी लेना है, चंद्रगुप्त भी है अगर बीपीएससी वगैरह दे रहे तो। ठीक है, चलो लिख लिया। नेक्स्ट, लिखिए इसमें आगे। अब पहला पन्ना खोल लें, यहाँ पर लिखें, अपनी किताब में ही लिखना शुरू करें। लिखा है, लावारिश लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। गिद्ध को ब्रैकेट करें, और गिद्ध के रूप में आपको कौन लगा इसमें? गिद्ध। गिद्ध का मतलब कौन होता है? यहाँ पर जो पहली लाइन है वो है लावारिस। मुझे बताएं जल्दी से सोचकर कि गिद्ध कौन है इसमें? लावारिस। लाश किसकी है? लाश को गिद्ध नोच नोच कर, सब पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है, खा जाते हैं। ठीक है, गिद्ध बताएं कौन है इसमें? गिद्ध। किसकी यहां पर गिद्ध से तुलना हुई है? लावारिस लाश किसकी पड़ी है? विशेषर की, बीसू की, है ना, विशेषर। गिद्ध के रूप में कौन लोग हैं? लिखे यहां पर, दास साहब गिद्ध है, लगेंगे नहीं, शुरुआत में पढ़ेंगे। सुकुल बाबू मुख्यमंत्री बनने वाले हैं दोबारा, मतलब वो उसकी एक सीट पे खड़े हैं। सुकुल बाबू, दत्ता बाबू, टीआईजी सिन्हा, सब गिद्ध हैं। और कौन गिद्ध है? राव चौधरी भी गिद्ध है यहाँ पर। और कौन गिद्ध है? जोरावर सिंह भी गिद्ध है, नहीं? जोरावर सिंह। और एक और है महाराज लाखन। ये सब गिद्ध है। लावारिश लाश को गिद्ध नोच नोच कर, जिसको इनसे फायदा हो रहा है वो ठीक है अर्चित, नाम पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। पॉलिटिशियंस, लवप्रीत, प्रियंका, पॉलिटिशियंस, बच्चे पॉलिटिशियंस, उनके नाम बताने हमें, है ना, नाम बताने, डायरेक्ट पात्रों के नाम पता होने चाहिए। ये कौन है? ये मरे पे खाने वाले लोग, मरे पे खाने वाले लोग हैं, इसलिए इनको गिद्ध कहा गया।
लिख ली भाई। ये कौन लोग हैं? हम क्या कह रहे हैं? गिद्ध किसको कह सकते हैं भाई? यहाँ पे अभी गिद्ध विद्ध मत कहो, पकड़ के ले जाए कोई, ठीक है? हम तो एकदम अच्छी जगह रह रहे हैं, हम हमारे यहाँ कोई गिद्ध नहीं है, ठीक है? हम फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करते हैं। कह रहा है कि बस पर विशेषर लावारिश नहीं है। लावारिश कौन होता है? जिसका कोई वारिस ना हो। विशेषर के तो माँ भी हैं, बाप भी हैं, सब हैं विशेषर के। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली, शायद इसलिए लावारिश लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो मतलब इसलिए लावारिस कह रहे हैं क्योंकि वो सड़क के किनारे इनको पड़ी हुई मिल गई, नहीं तो उसकी माँ भी है, बाप भी, गरीब भले ही हो पर है तो। यानी कि माँ बाप का होना भाई किसी उससे कम थोड़ा ही है ना? है भले ही गरीब है पर है तो। विश्वास नहीं होता था कि वह मरा हुआ है, मरा हुआ पड़ा है। लगता था जैसे चलता चलता थक गया हो, आराम करने के लिए लेट गया हो। कह रहे मरे हुए आदमी और जिंदा आदमी में फर्क ही कितना है? एक सांस की डोरी, क्या है? एक सांस ही की तो डोरी है, वह टूटी और आदमी मरा। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। गांव सरोहा शहर से ज्यादा दूर नहीं था। दूसरा पैराग्राफ, गांव सरोहा शहर से, तो यहाँ पर नोट करते जाए, सरोहा क्या है? इनका गांव है, और शहर से ज्यादा दूर ये नहीं है बिस्सू का गांव। कह रहे हैं अब्दुल्ला आप बच्चे फोटो खींच के नहीं भेजोगे नेक्स्ट टाइम, आपके बहुत सारे सवाल हैं, सारे फोटो के हैं। पीडीएफ बनाना सीख लो किसी से, है ना? थोड़ा मदद कर दो भाई इनको, और उसके बाद आप पीडीएफ में भेजो, ठीक है? गांव सरोहा शहर से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील। लेकिन कुछ सालों पहले यह दूरी बहुत ज्यादा थी, इतनी कि गांव में जो कुछ भी घटता था गांव का ही होकर रह जाता था। यानी कि गांव की ये दूरी ज्यादा क्यों होगी? गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, सड़कें नहीं जुड़ी होंगी, ठीक है, बसें नहीं चलती होंगी। अब कुछ भी घटता था, किसी की मौत हो, कोई जिंदा जले, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई अखबार वाला नहीं आता होगा, कोई पॉलिटिशियन नहीं आता होगा, वोट नहीं बनी होगी लोगों की, आधार कार्ड, वो क्या कहते हैं, वोटर आईडी कार्ड नहीं होंगे लोगों के पास। इसलिए ये दूरी ज्यादा थी उस समय पर, क्योंकि आदमी कहाँ आएगा, पॉलिटिशियन कहाँ आएगा जहां उसे लग रहा है वोट है, समझ रहे? कह रहे शहर इससे एकदम बेअसर रहता था, बेअसर और अछूता। पर अब यह दूरी एकदम सिमट गई है, और यही कारण है कि आज गांव में जो भी कुछ घटता है उसको लेकर अच्छे खासे पैमाने पर खलबली शहर में मच जाती है। महीने भर पहले की ही तो बात है, गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि हरिजन या फिर जो भी सो कॉल्ड दलित कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको गांव के एक कोने पर उनको सिमटा दिया जाता है कि तुम मतलब इधर इधर ही रहना, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे हैं कि हरिजन टोला है, वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी थी आदमियों सहित। मतलब कितनी बदतमीजी है, नहीं? आदमी जानवर उनके समान सब था, झोपड़ियों में ही उसमें आग लगा दी थी। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोपड़ियां राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। दूसरे दिन आए लोग देखने, आदमी कबाब में बदल चुके थे और झोपड़ियां राख में, सब जलकर नाश हो गया था। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुंचे, पर थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे, और जो 2 आदमी, इन्हीं कांस्टेबल को बाद में करा जाता है सस्पेंड, है नहीं? थानेदार साहब छुट्टी पर थे और जो 2 कांस्टेबल थे उन्होंने क्या कहा कि भाई मामला हम नहीं लिख सकते, जब थानेदार साहब आएंगे तभी इसमें कुछ लिखा पढ़त हो सकती है, और उनके बाद ही तहकीकात हो सकती है कि आग उग किसने लगाया। हालांकि सब सेटिंग रहती है, आज भी आप देखो सब सेटिंग रहती है। कुछ फिल्में आप देखोगे पहले से पहले ही दरोगा छुट्टी में चले जाते हैं, जो बड़े वाले अफसर होते हैं वो होते ही नहीं है, घटनाएं घट जाती हैं, बाद में बता देते हैं हम तो छुट्टी पे थे। आप देख लो, हमारी तो साली की शादी थी, हमारे साले की शादी, हम तो थे ही नहीं यहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं इसमें, नहीं? तो वहां कुछ कह रहे कि लोग दौड़े दौड़े जब थाने पहुंचे तो थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे, और 2 जो बैठे थे बेचारे, उन्होंने कहा जब वो आएंगे तभी तहकीकात हो पाएगी। इसके बाद पता नहीं गांव वालों को कौन सा जहरीला सांप सूंघ गया कि सबके मुंह सिल गए। बस सबकी सांसों के साथ निकला हुआ एक गुस्सा, एक नफरत भरी भारी तनाव बनकर हवा में यहां से वहां तक सनसनाता रहा। लेकिन जैसे ही खबर शहर में पहुंची, भाई साहब मतलब तो मौके की तलाश में बैठे हैं। कह रहे हैं कि
कह रहे हैं कि जैसे ही खबर शहर में पहुंची, वहां से मंत्री, नेता और अखबारनवीसों, यानी कि अखबारनवीसों ये जो होते हैं मीडिया सो कॉल्ड, की गाड़ियों का तांता लग गया। आग से उठने वाले धुआं, जो आग से उठा था धुआं, झोपड़ियों में से जो धुआं उठा था वो तो एक ही दिन में शांत हो गया, पर यहाँ पर जो इनकी गाड़ियों से धुआं उठा, मतलब गाड़ी पे गाड़ी, ये राजनेता, ये पॉलिटिक्स, ये मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये अखबार, ये आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी, सब आ रहे हैं। ठीक है। नेताओं ने गीली आंखों, रुंधे हुए गले से शोभ प्रकट किया, यानी कि आंखें गीली कर रही, एकदम मगरमच्छ आंसू, और रुंधे हुए गले, जब बोला नहीं जाता उसे रुंधा हुआ कहते हैं, माने मैं रो रही हूं और मैं अपनी कोई बात कहना चाहूं, मैं कह नहीं पाती, क्योंकि उसमें गला क्या होता है, रुंध जाता है। ठीक है। शोभ प्रकट किया, हमें बहुत दुख है, झोपड़ियां जल गई, उनके घर के कुछ लोग बचे भी है ना, उनसे वोट लेंगे। बड़े बड़े आश्वासन दिए। अखबार वासिन आए, दनादन उस पड़ी हुई राख की ही फोटो खींच खींच कर लेकर चले गए। दूसरे दिन अखबार घर घर पहुंच भी गया। घटना का सचित्र ब्यौरा था, यानी कि चित्रों के सहित ब्यौरा दिया हुआ था कि ये देखिए, कबाब बन चुके इंसान और राख बन चुकी झोपड़ियां, क्या आलम था गांव में। किसी ने सवेरे ही खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए चाय के कप के साथ अखबार खोला। देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया सी पुत गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया था शायद। अखबार में आगे भुने हुए आदमी हैं, पड़ी हुई राख है, हाथ में चाय का कप है, अंगड़ाई ले रहे हैं, और ये सब दृश्य देख लें तो उस चाय से मिठास गायब हो जाती है, उस चाय में रह जाती है कड़वाहट। ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपटकर बोला, ओह हॉरिबल, सिंपली अनह्यूमन, माने डरावना, कितना अमानवीय है ये, कब तक ये सब चलता रहेगा। त और पन्ना पलट दिया, हटो, मेरे लिए तुम मात्र एक खबर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ये कब तक होगा, कितना गलत हो रहा है, हॉरिबल, नो इट्स शेम, और पन्ना पलट दिया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के डब्बे में जाकर गिर गया। जिस तरीके से ग्रामीण लोगों की जिंदगियां हम डब्बे में देखते हैं कि रद्दी है, एकदम बेकार की चीजें है ना, जिसको हम अपने घर में भी नहीं रखना चाहते, रद्दी, वैसे ही वो त अखबार, हॉरिबल, अनह्यूमैनिक, वो सब धारणाएं अपना काम पे चले गए लोग, शहरवासी, किसी को किसी से कोई पड़ी नहीं है। ठीक है। ये सब कहाँ चले गए, ये सब चले गए यहाँ पर इसमें। ठीक है। सब अखबार में चले गए। भाई सबको ऐड कर दो, अमित इनके नंबर ले लो, पढ़ लो, पढ़ रहे हो कि नहीं है, पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ा है ना ऐसे अखबार, ये माँ भोज ऐसे पढ़ा है, बताओ किस किस ने पढ़ा है ऐसे। पर बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। इस दर्दनाक हादसे से विरोधी, यानी कि ओपोजिशन पार्टी वाले नेताओं के हृदय तो चकनाचूर हो गए। विधानसभा में उनके फटे गले से निकली चीख पुकार वास्तव में उनके फटे हृदय की अनुगूंज थी, जिसने सारे सदन में धरती फाड़ हंगामा मचा दिया। यानी कि अब ऐसे कामों के लिए होता है विपक्ष, क्या कर रही है पक्ष में सरकार, सत्ता पक्ष एकदम फेल हो गया, मशीनरी का फेल्योर है ये, गांव में आग लग गई, नेता अब तक पहुंचे नहीं, उनको पैसा दो, मुआवजा दो, जिन्होंने अपने माता पिता खोए हैं, बच्चे खोए हैं, उनको मुआवजा दो जा करके। क्या कर रहे हो तुम, हाँ? क्या कर रहे हो ये सब चीजें। पर मंत्रियों ने आत्मग्लानि में, यानी कि हमें बहुत गिल्टी हो रहा है अंदर से, रुंधे हुए गले से खेद प्रकट किया और भविष्य के लिए आश्वासन दिए कि आइंदा जिंदगी में कभी इस तरीके की बातें आपके गांव में, आपके कस्बों में नहीं घटेंगी। सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायक अलग बिलबिलाने लगे, यानी कि जो सत्ता में होते हैं, जो विधायक, जो मंत्री पद नहीं पा पाते हैं, वो भी कि हम होते विपक्ष में नहीं, ये कर देते, हम भी निकलेंगे, अलग बिलबिलाने लगते। ऐसी अमानुषिक घटना, यानी कि मनुष्य के साथ तो ऐसी घटना हो ही नहीं सकती, पशु पेड़ों के साथ भले हो जाए, अमानुषिक, ऐसी अमानुषिक अनह्यूमैनिक घटना, पार्टी के माथे इतना बड़ा कलंक, हम भी उसी पार्टी के पार्ट है, शेम ऑन अस। नहीं, अब तो मुख्यमंत्री को
त्याग पत्र दे देना चाहिए, तभी इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं मुख्यमंत्री साहिब। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि जब तक मुजरिम को पता लगाकर उसे सजा ना दिलवा दूं तब तक कोई मतलब नहीं बनता, और ये सब काम मैं सत्ता में बैठकर ही कर सकता हूं, एक आम आदमी की हैसियत पे बैठकर मैं कार्य नहीं कर सकता। ऐसा मुख्यमंत्री को लगा। भाई ठीक सोच रहे हैं। क्या करते, आत्मा के हाथों मजबूर थे, और उन्होंने सारा मामला गहरी जांच पड़ताल के दिखाने के लिए तुरंत फुरत दोनों एकदम भाई साहब एकदम मतलब एसआईटी गठित कर ली मैंने, है ना। और तुरंत से किसको पकड़ा जा करके, वो जो 2 कांस्टेबल थे जिन्होंने कहा था थानेदार साहब आज छुट्टी पर, थानेदार को नहीं पकड़ा कि तुम छुट्टी पे थे, तो तुम ऐसी व्यवस्था करके जाते कि अगर इस तरीके की घटना हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो तुम उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई कर सको। है 2 विधायक वो बैठे हैं वहां पर कांस्टेबल, उनको बेचारों को तुम कर दो। कांस्टेबल कौन है? कांस्टेबल एकदम गरीब टाइप का आदमी होगा, कोई नहीं, घूस वूस मिलती नहीं, सब थानेदार खाता है। उसको गरीब को बेचारे को है उसको कर दिया सस्पेंड एकदम कि देखो मैं कितनी त्वरित रूप से काम कर। गेहूं के साथ घुन पिसने का मुहावरा पुराना था, यानी कि गेहूं कौन है यहाँ पर? गेहूं थानेदार है, घुन बेचारे कांस्टेबल है। पुरानी स्थितियों पे भी लागू होता था, आज भी लागू हो रहा है। आज तो स्थिति यह है कि गेहूं सुरक्षित और घुन चुकनचूर, यही तो हुआ है यहाँ पर। पहले गेहूं पिसता था, फिर मतलब गेहूं के बाद घुन पिसता था, अभी अलग तरीके की चक्की आई है। नहीं, आज जो वर्तमान में आप देखते हैं वो है कि गेहूं तो बच गया, घुन पिस गया। गेहूं घुन का संबंध समझ रहे हैं आप? थानेदार क्या है? गेहूं है, और घुन कौन है? कांस्टेबल। थानेदार सुरक्षित है, और घुन कौन थे? कांस्टेबल, वो शहीद हो गए, मतलब उनको हटा दिया। ऊपर से नीचे आप देखो, मुख्यमंत्री से लगा करके सारे मंत्री, विधायक, विपक्षी, थानेदार सब सुरक्षित। मारा कौन गया? कांस्टेबल। अभी पहली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति पूरी तरह मतलब ठीक नहीं हो पाई थी। पहली घटना कौन सी? बेलछी का मतलब बेलछी कांड तो वैसे है, इसमें जो घटना दिखाई है कि आदमी कबाब बन गया और झोपड़ी राख बन गई, वो घटना अभी ठीक भी नहीं हुई। विशेषर कोई ऐसी बड़ी हस्ती ना था, मतलब विशेषर बेचारा साधारण आदमी, गरीब आदमी था, पर इलेक्शन थे अभी, तो विशेषर का देखो भाई, समय समय की बात है, कौन घटना कब घट रही है ये यहाँ पर है ना। तो अभी विशेषर कोई बड़ा आदमी भी नहीं था, और ना ही उसका मरना कोई ऐसी बड़ी घटना थी कि बात तुरंत तुरंत शहर पहुंच जाए। मतलब इतना इंपॉर्टेंस मरने के बाद, बाप रे, मतलब जीते जी तो बेचारे ने कुछ देखा नहीं। वैसे तो जो चमार मरकर जलकर मर गए थे, उसके भाई बंदियों ने भी आंसू बहाने के लिए बचे। वो ही कौन सी बड़ी तोप थी, वो कौन बड़ा, मतलब कुछ लोग बच भी गए थे, जैसे मान लिया कोई कहीं गया हुआ होगा तो वो बच भी गया था, है ना। हंगामा खूब मचा, बीसू की लाश को लेकर भी मचेगा, मतलब अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि उनको जो कांड घटा उस कांड को लेकर भी खूब हंगामा मचा था। आज भी यहाँ पर इस काम को लेकर के हंगामा मचे। इस बार थानेदार ने भी कोई ढिलाई नहीं करी, तुरंत मतलब थानादार भी एकदम वहां पर पहुंच गया, मौके पर हाजिर हो गया, बीसू की लाश जहां पड़ी थी। कल से कितने बयान लिए हैं, लोगों के पेटों से न जाने कितना कुछ उगलवाया है ना। किसने देखी लाश? तुमने तो नहीं मारा, तुम्हारी दुश्मनी थी बीसू के साथ, नहीं, ये सब। उधर घटना की चीर फाड़ का सिलसिला शुरू हो गया। इधर तो लाश गई चीर फाड़ के लिए, इनकी पोस्टमार्टम के लिए, पता चले ना क्या था, अंतिम खाना क्या खाया, कहीं किसी ने अल्कोहल तो नहीं दे दिया, सांस घुटने से मृत्यु हुई या हार्ट अटैक से मृत्यु, पता चले भाई। तो ये सब सच पूछा तो बड़ा ना आदमी होता ना घटना, सही कह रहे हैं, ना तो कोई घटना बहुत बड़ी होती है ना कोई आदमी बहुत बड़ा होता है। बड़ा कौन होता है? बड़ा होता है समय। अब बीसू की जो मौत हुई है वो हुई उस समय पर है जिसने उसे बहुत बड़ा आदमी बना दिया।
इस समय में सरोहा गांव में अगर पत्ता भी हिले, उसकी खबर भी शहर तक जाती है कि पत्ते हिल रहे हैं। 1.5 महीने बाद चुनाव है। यूं तो है तो एक तरीके का उपचुनाव, विधानसभा की एक सीट का है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सीट के लिए जो भूतपूर्व यानी कि जो प्रीवियस मुख्यमंत्री हैं सुकुल बाबू स्वयं जो है उस सीट से खड़े, और उधर से कौन खड़ा है? दा साहब का लाखन खड़ा है। सुकुल बाबू क्या खड़े हो रहे, समझ लीजिए कि पिछले चुनाव में जितनी पार्टी हारी वो सब खड़े हो रहे हैं सुकुल बाबू के रूप में। सुकुल बाबू केवल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खम ठोककर ललकारती हुई सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई ये खड़े हो रहे हैं। वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद सुकुल बाबू ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मतलब अब भाई बहुत हो, अब हम एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी को उतार दिया वो अलग की बात है। अब हम मतलब राजनीति से अब हम संन्यास लेने चाहते हैं, कुछ नहीं है इसमें, भसड़ है एक नंबर के। पर जैसे ही पहला इलेक्शन आया, सुकुल बाबू का राजनीतिक ज्ञान उठ खड़ा हुआ और तुरंत पर्चा भर लिया। अब सक्रिय राजनीति से हम जो है संन्यास ले लेंगे। पर जैसे ही ऐलान हुआ, क्या हुआ? सक्रिय राजनीति में तुरंत वापस आने के लिए आतुर हो उठे सुकुल बाबू। उन्होंने महसूस किया कि जनता की जो सच्ची सेवा है, पद से उतरने के बाद ये चीज रियलाइज हुई, पहले जब पद पे थे तब रियलाइज नहीं हो रही थी कि जनता यानी पब्लिक को जो अच्छे से सर्व किया जा सकता है वो किया जा सकता है राजगद्दी पर ही बैठकर। अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे तब तक हम चीजों को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे और लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे। जनता की सच्ची और उच्च पद पर बैठकर ही सेवा की जा सकती है। उम्र के संकल्प विकल्प चाहे अनचाहे ही आदमी के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, सुकुल बाबू ने खड़े होकर ही इस चुनाव का इतना महत्वपूर्ण बना दिया था कि सीट केवल एक पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसे एकदम निर्णायक हो। यही कारण है कि आज हर घटना को इस सीट से जोड़कर ही देखा और परखा जा रहा है। वरना और दिन होते तो क्या बीसू और क्या बीसू की मौत, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पेज नंबर 9 पे पढ़ रहे हैं हम। अब यहां पर यही कहा जा रहा है ना कि भाई समय जो है बड़ा बलवान है, समय के कारण ही बीसू इतना महान बन गया है। शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, अभी देखना जब आप वर्णन सुनोगे दा साहब का, आपको लगेगा वाह 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 वाह, कितने डिसिप्लिन्ड, कितने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। और हमने यहाँ उन्हें गिद्ध लिख दिया है। किसी को बुरा तो नहीं लग गया? चलिए, किसी को बुरा तो नहीं लग गया भाई? बताएं, बुरा लगा हो तो बताएं वो भी। शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दा साहब अपने निजी कमरे में एक कोने में अकेले बैठे हैं, मौन है यानी शांत है और गंभीर है। कुछ निश्चिंत ही, कुछ परेशान भी है, पर चिंता है कि उसके कोई आसार बाहर नहीं। मतलब चिंता है अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर चिंतित हूं, परेशान हूं, डिप्रेस्ड हूं, तो मेरे फेस पर वो चीजें नजर आ जाएंगी। अब इनका जो व्यक्तित्व है ऐसे गढ़ा हुआ है कि चिंता है अंदर, पर चेहरे पर उसके कोई भी संकेत नहीं है। चेहरे की सौम्यता ने, यानी कि इतना सौम्य चेहरा है कि उसे चिंता को अंदर ही ढीले हुआ है। फिर भी इतना जरूर लग रहा है कि आज कुछ डीप सोच रहे हैं, कुछ गहरे बैठे हुए। हाँ, बीच बीच में फोन की घंटी भी बजती है और कुछ ही क्षणों को उबर आते हैं, पर कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भागम भाग नहीं, एकदम शांत बैठे।
हाँ, शुरू में आइडियल पॉलिटिशियन, बिल्कुल सिद्धार्थ, बिल्कुल अच्छे। अभी जो ये हम वर्णन करने जा रहे हैं, इसमें लगता है वाह वाह वाह, कितने आदर्शतम व्यक्ति हैं, है ना। कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई किसी की पद लोलुपता नहीं। बताओ जरा, इसको लखन सिंह को खड़ा किया हुआ है अपनी तरफ से, है, कितने अच्छे व्यक्ति हैं बेचारे, बताइए। बिल्कुल उनका एक अंदाज है, कम शब्द हैं, बहुत ही धीमी सी आवाज है, सदी हुई, कोई गुस्सा नहीं। बात को अपने से, अपने मन में होने वाली उथल पुथल को भी काट कर भी किया जा सकता है। यह गुर कोई दा साहब से सीखे, सीखना चाहे तो इतनी विशेषताएं हैं दा साहब में कि सीखने वाला मजे में पूरी जिंदगी खपा सकता है। यानी कि इतना कुछ है दा साहब के झोले में कि मजे मजे पूरी जिंदगी उसमें से दो दो चार चार चीजें सीख सकता है। आज के इस हाय हाय वाले जमाने में किसके पास रखा है इतना धैर्य। कई बार आप देखोगे भाई, हम मेट्रो में जाते हैं तो कार्ड मान लिया मैंने बैग से निकाला, मेरे पीछे कोई और खड़ा है, तो भाई वो मुझसे पहले उसे लगा देता है, ले भाई तू ही निकल जा। तो पागल है क्या, मेरे सिर से चढ़ के जाओगे हैं? भाई मैं खड़ी हूं, निकाल के लगा रही हूँ ना, इतनी देर में तुम मतलब ले निकल जा भाई। धैर्य नहीं है किसी के पास आज, धैर्य नहीं है। इतनी भागम भाग, इतनी भागम भाग, ये उससे आगे, मैं उससे आगे। आप रेड लाइट पर 1 सेकंड 2 सेकंड आप अपना जो भी गाड़ी स्कूटर जो भी है उसको बंद करके देखना, पीछे वाले इतना होंकिंग करेंगे, इतना हॉर्न बजा देंगे कि जैसे उसी 2 सेकंड में जिंदगी के सबसे अहम पल जी लेंगे वो जाकर। भाई शांत रहो। कौन चाहता है, मुझे आज तक यही नहीं पता चला, कौन चाहता है रेड लाइट पर खड़े होना। सबको जल्दी है, जब खुलेगी तभी तो चलेंगे। तो इस हाय तौबा की जिंदगी में किसी के पास इतना धैर्य नहीं जितना राय साहब के पास, दा साहब के पास। एक राय साहब थे गोदान में, और इसमें आपके दा साहब है। दा साहब का व्यक्तित्व पूरा का पूरा जैसे भव्यता के फ्रेम में गढ़ा हुआ है। गौर वर्ण, यानी कि अब देखो ये क्या है, दृश्यात्मक बिंब, समझेंगे इस चीज को। जो बताया जा रहा है ये क्या है, ये है दृश्यात्मक बिंब। कैसे हुआ, मैंने कहा गौर वर्ण, आपके दिमाग में आया कोई गोरा व्यक्ति, सुता हुआ शरीर, सुता हुआ कहते हैं जैसे किसी किसी का ऐसे लटका रहता है, इनका सुता हुआ बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। कहीं भी पूरे शरीर में, कहीं कमर पे, गले में, थाइज में 1 इंच भी चर्बी नहीं। इसका मतलब है बहुत ही परफेक्शन के साथ जीवन जीते। कोई चर्बी शरीर पर नहीं दिखती, अगर कोई दिखती है तो वह है गरिमा, बिल्कुल डिग्निटी, बिल्कुल मार, एकदम बहुत ही बेहतर। जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम है, यानी कि आहार खाने में, इनके व्यवहार में, सब में रूल है, इनके रूल चल रहे हैं। और उनकी गठी हुई जो
चलो अब दिख रही है, वो शायद बाय मिस्टेक कुछ लग गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब देखें अब देखें अब देखें, यहाँ पर क्लास बंद नहीं हुई, वो पता नहीं कुछ हो सकता है भाई मेरे से ही दब गया हो या जो भी टेक्निकल उसमें रहा हो। अभी अभी देखें, अभी आ रही है, क्लास बंद नहीं हुई, कोई क्लास बंद नहीं हुई है। एक बार बताएं, अभी आ रही है यहाँ पर आवाज आपको? जी जी जी, हाँ जी, किताब लेना पड़ेगा बिल्कुल रवि मिश्रा, किताब बच्चे लेना पड़ेगा सभी को, है ना। क्लास बंद नहीं, पता नहीं कैसे क्या हुआ, पोस्टर लगा हुआ आ गया है ना अचानक से। चलिए, कह रहे हैं कि बोलते भी बहुत एकदम सधी हुई आवाज में धीरे धीरे है, मात्र ऐसा लगता है कि जीभ पर बस हम देखो कितना एकदम मोल्ड कर लेते हैं। अगर हमें क्रोध आता है, अगर मैं अपनी बात बताऊं, गुस्सा आता है तो मतलब नसें फड़फड़ाने लगती हैं, ऐसा मन करता है कि उसमें क्या कहते हैं, आवाज में इतना ज्यादा ऐसा मतलब आ जाता है, धीरे तो बोल ही नहीं पाते हैं। अपनी मैं पर्सनल बात बता रही हूँ, तो ये एक साधना है जो इन्होंने साधना की है बहुत दिनों तक, है ना। खैर, कह रहे कि ये सब क्यों है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जितने भी थॉटफुल वाले लोग होंगे ना, जैसे सोक्रेटिस, आप देखें बुद्धा, ये लोग उससे उससे में दिमाग नहीं लगाते, ये लोग दिमाग लगाते हैं चिंतन में, मनन में, है ना। तो कह रहे हैं कि सोच विचार ज्यादा करते हैं ये लोग, तो सोच विचार की उपज है। हल्की बात किसी किसी ने नहीं सुनी होगी दास साहब के मन से, मतलब कभी भी किसी के लिए भी हल्की बात आज तक, हल्की मतलब टुच्ची बात, जैसे किसी को गलत कह दें, कुछ कर दें, ठीक है। रवि बच्चे, अभी तो आप ये 2-4 किताब खरीद लो, ये वाली, ठीक है, आपने बैच अभी लिया, ये वाली किताबें खरीद लो, बाकी बाद में बात करेंगे धीरे धीरे। उसमें एक पीडीएफ पड़ी होगी सिलेबस वाली, उसकी किताबें खरीदनी है आपको, ठीक है। चलिए, ये हो गया। यहाँ पर बाकी आपको जरूरत पड़ती है हम बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि अपने विरोधियों के लिए भी, यानी कि अपने दुश्मन के लिए, विरोधी के लिए भी आज तक कोई घटिया बात, कोई छोटी बात नहीं सुनी इनके मुंह से। इतने संयमित हैं, इतने संतुलित हैं अपने जीवन में। ये साधना से आता है, यानी कि तप करना पड़ता है इस सब के लिए, एक दिन में डेवलप नहीं होता है। कह रहे दास साहब का जीवन ही साधना का इतिहास है, बलिदान है एक नंबर का। साधना की आग में तपकर ही कुंदन सा निखर आया है उनका व्यक्तित्व, यानी कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो कुंदन सी निखर आई है साधना की आग में तप करके। उनका जो रूम है, प्राइवेट रूम जिसमें वो बैठे हैं अभी, बहुत सिंपल, एकदम सादा। बच्चे फॉरेन कंट्री में है, बाप का रूम एकदम सिंपल सादा, इतने बड़े व्यक्ति, कोई उसमें चुहलबाजी नहीं, कोई उसमें शोर शराबा नहीं, तड़क भड़क ताम झाम इन सब से बहुत दूर। ये सादगी उनके पद के अनुरूप कतई नहीं है, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप जरूर है। यानी कि जिस पद पे, जिस प्रतिष्ठा पे, जितना बड़ा नाम उनका है, उसके अकॉर्डिंग ये सादगी बिल्कुल, मतलब बहुत सादी, बहुत छोटी है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर ठीक लगती है। कमरे में कालीन नहीं है, यानी कि होती है ना कालीन, आप देखोगे जितने भी बड़े आदमी होते हैं उनके कमरे में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख की कालीन पड़ी रहती है नीचे, जमीन पे पैर नहीं रखते हो, कालीन पे रखते हैं। इनके उसमें क्या है, एक मोटी दरी पड़ी हुई है, दरी आपने देखा होगा, दरी मम्मियां बुनती हैं, उसमें ऐसा ऐसा करके, है ना, दरी पड़ी हुई, सस्ती आ जाती है। एक सिरे पर दीवार से सटा मोटा सा गद्दा बिछाया। हम क्या कर रहे हैं, हम दास साहब की व्यक्तित्व और पर्सनालिटी की बात करें, जिसे समझ के पहले 2 पेजेस को पढ़ के हमें ये लगेगा कि दास साहब एक बहुत ही मंझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत सिंपल, साधारण, बहुत ही न्यायप्रिय टाइप के आदमी। यही इमेज डेवलप हो रही है, यही इमेज डेवलप हो रही है आपके दिमाग में। कह रहे कि ऊपर, कह रहे कि दीवार से सटा एक मोटा सा गद्दा बिछा, ऊपर झकझक चादर गांव तकिए पड़े हैं, एकदम देसी पद्धति, जैसे गांव में होता है, एकदम झकझक करके वो चद्दर सी एक बिछी है, उस पे 2 तकिए लगे हैं, एकदम साधारण सिंपल।
दा साहब को जितना देश प्रिय है, यानी कि जितना देश के प्रति दा साहब के मन में देश प्रियता भरी हुई है, उतना ही उनको देसी पद्धति में भी मजा आता है, यानी कि देसी पद्धति भी उनको उतनी ही ज्यादा पसंद है। लड़के बच्चे जरूर जो है पढ़ लिख कर अंग्रेजियत में सन गए हैं, यानी कि अंग्रेजियत उनके अंदर आ गई है। जैसे चीजों की शान शौकत और जो अहम ईगो, ये सारी चीजें उनके अंदर जरूर आ गई, इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। इंपोर्टेड वस्तुएं, इंपोर्टेड भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बाहर से आयातित वस्तुएं ही लेते हैं, आयातित भाषा को प्रयोग अंग्रेजी बोलते हैं मतलब। पर यह बच्चों की अपनी रुचि और चुनाव है, यानी कि उनका अपना इंटरेस्ट है और अपना सिलेक्शन है उनका। दा साहब ने कभी उन्हें बीच में नहीं टोका, भाई तुम्हारी अपनी मर्जी। किसी की स्वतंत्रता पर अपने को आरोपित नहीं करने का नाम है दा साहब। कैसी इमेज बन रही है, वाह वाह। बच्चों की जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हें जैसे रहना है, तुम्हें इम्पोर्टेड पहनना है कि नहीं पहनना है, जो मर्जी। बच्चे छोटे थे साथ रहते थे तब भी नहीं, अब तो वैसे भी बच्चे बड़े होकर अपने अपने घरों में चले गए। यानी कि जब बच्चे छोटे थे तब भी ये नहीं कहा कि आर्ट लो, साइंस लो, अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, अंग्रेजी में पहनो, हिंदी में खाओ, कुछ नहीं, क्योंकि ये उनकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट है। अब तो भाई क्या ही कहने, बच्चे शादी ब्याह कर लिए, अपने अपने घरों में चले गए हैं। दीवार पर सजावट के नाम पर केवल 2 तस्वीरें हैं, एक गांधी जी और एक नेहरू जी। दोनों को कहते हैं कि मैं इन्हें फॉलो करता हूं अपने जीवन में, है ना। जीवन, मेरा जो जीवन है वो इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का नाम है। और अगर बात करें गीता की, तो भाई गीता के उपदेश इतने प्रिय हैं उनको कि हर एक क्षण क्षण पल पल गीता को ही फॉलो करते हैं दा साहब। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, समझ रहे हैं। जब जब इस पृथ्वी पर पाप आएगा तो कौन आएगा, अवतार होगा भगवान का। भाई दा साहब एकदम मृत्यु निश्चित है, या आत्मा कपड़े बदल रही है शरीर में जा जाकर, मत डरो। घर के हर कोने में गीता रखी हुई है। वैसे तो ढकोसलेबाजी में विश्वास नहीं करते हमारे दा साहब, पर अगर किसी को कभी गिफ्ट देना हो तो गीता ही भेंट कर देते हैं। अगर बहुत जरूरी, अनटिल अनलेस, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक तो गिफ्ट देते ही नहीं। इन सब ढकोसलों में कि आज उसका बर्थडे, उसका जन्मदिन, उसकी एनिवर्सरी, इन सब में कोई दिमाग नहीं लगाते। चिंतन मनन करते हैं, अपने ही कमरे में बैठे रहते हैं एकदम शांत होकर के, ठीक है। यहां सबका प्रवेश नहीं हो पाता है, कुछ खास लोग ही आ पाते हैं, खास आदमी ही आ पाते हैं। इसलिए लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के भीतर चला आया। लखन सिंह कौन है? लखन सिंह को हमारे दा साहब ने ही पाला पोसा है, और मतलब पाला पोसा मतलब उन्हीं की सेवा में आ गया। और लखन सिंह को ही आज खड़े भी किया हुआ है सुकुल बाबू के अगेंस्ट। हालांकि जनता कह रही है कि सुकुल बाबू और लखन सिंह का कोई मेल ही नहीं। भाई सुकुल बाबू जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ये दा साहब होते खड़े तो बात भी समझ आती। पर दा साहब के भी अपने कानून हैं, दा साहब के भी अपने नियम हैं। वो कह रहे हैं मेरे साथ पलने रहने वाला कोई भी बच्चा वो आगे पद पर जाएगा, ये नहीं कि मैं बन जाऊं सब कुछ, ठीक। कह रहे कि वो बैठ गए आके, लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के अंदर आ जाता है। दा साहब का अपना आदमी है लखन सिंह, बहुत भरोसे का है और बहुत ही स्नेह भाजन, यानी कि बहुत स्नेह प्राप्त करता है इनसे, और बहुत मतलब भरोसा भी बहुत इस पर ये करते हैं, वो भी करवाता है। 10वीं पास करने के बाद से ही लखन सिंह यहाँ पर आ गया था। तरक्की करें, उसूल है दा साहब का कि जिसे सहारा दो उसे मंजिल तक भी पहुंचा दो। उनके टक्कर का हो। भाई सुकुल बाबू जो है एक बड़े आदमी हैं, जाने पहचाने नामी ग्रामी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आखिर 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकुल बाबू। हारने के बाद भी रुतबा बहुत तगड़ा है उनका। प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री संतरी सब द्वार पे खड़े रहते हैं। उनके सामने लखन बाबू की क्या ही औकात है भला। सुकुल बाबू के सामने तर्क तो बिल्कुल एकदम बढ़िया है, ठोस है, बजनी है, चीज दा साहब भी समझ रहे हैं। पर दा साहब की भेदक जो दृष्टि है, वो जो जहां पर वो वार करना चाह रहे हैं, है ना, भेदक दृष्टि,
मतलब पर ही नहीं अटकती, तर्क पे नहीं अटकती, यानी कि हमेशा तर्कों पे बात करते हैं, पर इनकी जो भेदक दृष्टि है, इनकी जो दूरदर्शिता है, वो केवल और केवल तर्क पर ही नहीं थम जाती है। सब अपने अपने आदमियों को घुसाने की तिकड़म में लगे हैं कि एक पद मिल जाए सबको। मन बहुत शुद्ध हुआ था दास साहब का। लोगों में दिनों दिन बढ़ रही ये पद लोलुपता कहाँ ले जाएगी देश को? कितने लोग स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपना अपना पड़ी है, मैं इसे घुसा दूं, मैं उसे, और तुम घुसाने पड़े उसको। नहीं, अभी हमें इनका जो व्यक्तित्व है उसे बहुत महान हमें दिखाना है अभी, ठीक है। लखन सिंह को जैसे तैसे टिकट तो दिलवा दिया था, पर निश्चित होकर नहीं बैठा जा सकता था। विरोधियों के साथ साथ जो अपनी ही पार्टी में असंतुष्ट लोग हैं, दास साहब की पार्टी में, एक तो विरोधी तो है ही, पर जो अपनी ही पार्टी में ऐसे डिससेटिस्फाइड लोग हैं, उनको भी संभालना है। क्लास तो चल रही है, क्लास तो चल रही है ना? बताना भाई, लवप्रीत, बलजीत, अरुण, बताना। देखना भाई एक बार। सरिता, चल रही है क्लास? फिर क्यों बच्चे कहते रहते हैं? रिफ्रेश कर लो अपनी अपनी क्लास, एक बार रिफ्रेश करो फटाफट, अपनी अपनी क्लास को एक बार रिफ्रेश करो। चल, तो हाँ जी, इनको विरोधियों को तो बचाना ही है, विरोधियों से तो अपनी जो क्रिटिसिज्म है उसको बचाना ही है, अपनी भी पार्टी में जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं उनसे भी बचाने लगेंगे। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि नीचे ही नीचे कोई ना कोई जड़ उनकी काट दे। आजकल चुनाव में दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक क्षण की भी चैन आदमी को नहीं है। हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, अपनों से, परायों से, सभी से सतर्क रहे, एकदम चौकस। लखन को देखकर दास साहब ने बहुत ही स्नेह से स्वागत करा। आओ लखन, क्या समाचार है? पर लखन के तमतमाए चेहरे पर नजर पड़ी तो पूछा, क्या हुआ? बहुत गर्मी है क्या बाहर? बाहर क्या गर्मी है? गर्मी तो मेरे अंदर घुसी लखन, ये जोरावर बाज नहीं आएगा, खुद तो मरेगा ही, हमें भी ले डूबे। जोरावर कौन है? अब लखन का शक है कि जोरावर ने बीसू को मार दिया। लखन का डर है कि जोरावर ने बीसू को मार दिया, वो भी इलेक्शन के समय पर। अब गांव की जो वो वोटे हैं, अब सब कह रहे हैं जोरावर ने मार दिया है, तो सकुल बाबू को नहीं चले जाएंगे वो? हम पागल हैं? गुस्से से लखन की कनपटियों की जो नसें हैं वो उभर कर बाहर आ रही। कोई विश्वास करेगा कि ये आदमी इस संत आदमी के संरक्षण में पला है? एकदम विपरीत है उनकी। कद काठी तो अलग की बात है, क्योंकि वो उनका बेटा है ही नहीं, तो कद काठी तो छोड़, विचार व्यवहार सब में बहुत अलग, एकदम विपरीत। बेहद उत्तेजित हो जाता है, बोलता है तो इतने आवेश में कि हकलाने लगता है, बोलते बोलते फंबल करने लगता है। दास साहब कभी नाराज ही नहीं होते उसकी इस बदतमीजियों पर, कभी गुस्सा नहीं करते। उसको कहते, तुम तो मेरे पूरक हो भाई, तुम्हें मतलब मैं नहीं रहूंगा, तुम ही तो संभालोगे सब चीज। यूं भी दास साहब जो है बहुत महान तरीके के आदमी है। हम हर आदमी को उसकी कमजोरियों के साथ ही उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत है दास साहब। कहना चाहिए उदारता है इनकी, बहुत उदार है। ऐसी उदारता ने लखन को एक हद तक ठीठ बना दिया है, क्योंकि ये तो लिबरल है और लखन हमेशा फनफनाता रहता है, एकदम फनान करते रहते। अभी तो कुछ बात नहीं हुई, बहुत मामूली सी बात हुई। सरोहा में बसेसर नाम का एक आदमी मर गया, मरवा दिया है, मतलब एक आदमी को मरवा दिया है, मतलब यही न्याय कर रहे हैं पुलिस प्रशासन सब, यही जोरावर
अभी पता चलेगा ना। सिद्धार्थ अभी शांत रहिए जरा, ऐसे अभी तो दास साहब के बारे में भी अच्छा अच्छा पता चल रहा है, तो जोरावर लखन कौन है ये तो अभी पता चलेगा। सुनिए, आप पहले जरा पढ़िए, सारी कहानी आपको बताएंगे। आज तो सिर्फ ट्रायल है, आज तो सिर्फ आपको थोड़ा मजबूत किया जा रहा है ताकि गोदान के गोबर से निकलकर अब आप लखन जोरावर, दास साहब, सुकुल बाबू, इन सब में निकले, है ना, डीआईजी में निकले, डीआईजी सिन्हा, बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी, एक नंबर के। कह रहा है कि चलो बताए किस किसने पढ़ लिया भाई, जोरावर और लखन क्या लगते हैं आपस में, किस किसने पढ़ा है, देखते किस किसने पढ़ा। कह रहा है कि आपने नहीं पढ़ा सिद्धार्थ अब तक, है ना। कह रहे हैं कि लाश जो है पुलिया पर पड़ी मिली है। असली बात तो तब होगी जब हरिजन बस्ती के सारे वोट किसको चले जाएंगे, सुकुल बाबू को चले जाएंगे। सब लोगों का अनुमान है कि जोरावर का काम। चेहरे पर कोई विकार नहीं और कोई उधर फनफना उठता नहीं, तो दास साहब कोई मतलब, कहते पता है ना आपको, मालूम है आपको, मतलब लखन क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले से ही पता है आपको। हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही सुना है। स्वर इतना सहज और सपाट जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये भी सुना है कि सारे गांव में भारी तनाव है जोरावर को लेकर, उसके सिवा कोई करवा नहीं सकता है ये काम। आगजनी घटना पर किसी तरीके से लीपा पोती करके गांव वालों को सुलझाए हुए संभाले हुए थे। ऊंचे स्तर पर तहकीकात हो रही है, प्रमाण जुटाए जा रहे हैं, असली मुजरिम का पता लगते ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। घरेलू उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की योजना के मरहम ने घावों को कुछ काफी कम कर दिया है। इसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक था। यानी कि जोराव ये कह रहे हैं लखन सिंह कि जो पहले आग लगी थी, अभी ये खुला नहीं है किसने लगवाई थी, जो पहले आग लगी थी उधर बस्ती में, वो लोग इतने गुस्सा थे, कुछ तो मर ही गए, कुछ जो बचे उनको जो है एक योजना चला दी सरकार ने, कहा कि तुम घरेलू उद्योगों के लिए, यानी कि तुम डोमेस्टिक इंडस्ट्री खोल लो, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री खोल के तुम क्या करे, यहाँ पर अपना अपना तुम काम करो, तुम्हें फाइनेंशियली मदद कर रही है सरकार, है ना, लीपा पोती करती उस पर। और अभी इसी लीपा पोती के माहौल में एकदम योजना आई है बढ़िया तगड़ी, नई नई, है ना, तो उसी में चुनाव हो जाते तो पक्का फिर मतलब मैं जीत ही जाता। कैसी बातें करते हो, दास साहब ने पूरा वाक्य नहीं करने दिया। घरेलू उद्योग की इस योजना से उनकी गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, प्रियजनों के बिछुड़ने पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत ऊपर से उठ जाएगी, इंसान मतलब भरोसा ही उठ जाएगा। मतलब दास साहब ने अपना वैचारिक जो उनका वो है उसको निकाला। पर लखन तो अपनी ही रो में बोलता गया। ऐसे मौके पर इस बेवकूफ ने बीसू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं होने, मैं हारूंगा, सुकुल बाबू जीतेंगे, क्योंकि जोरावर ने जो है बीसू, आवेश के मारे से थूक की मुंह में से थूक की छोटी छोटी फुहारें फूटने लगी हैं। सांवला चेहरा एकदम बैंगनी हो गया, मतलब तमा गया बिल्कुल। इतना सुनकर भी दास साहब के चेहरे पे कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। उतने सहज स्वर में बोले, पुलिस तो अभी बयान नहीं दे रही बेटा, और तुम फैसला भी सुना दिए। इतनी अधीरता अच्छी नहीं है, थोड़ा डॉट डॉट, इतने में बीच में टपक पड़ा। लखन को इतना धैर्य नहीं है। मैं नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं, पूरा गांव ऐसा कह रहा है। ठीक है, कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। पुलिस प्रमाण जुटा रही है, कानून के सामने मेरी और तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है, दास साहब कह रहे हैं। जुट जाएंगे इस बार प्रमाण भी। आखिर कब तक खैर मनाएगा जोरावर? प्रमाण जुट जाएंगे तो अवश्य ही सजा भी पाएगा अपने जुर्म की। दास साहब वह तो सजा पाएगा अपने जुर्म की, पर उससे बड़ी सजा तो हम पाएंगे बिना किसी जुर्म के। एकदम रुआसा हो गया है लखन, एकदम रोने को तैयार है बेचारा। होता है कभी कभी ऐसा भी, एक की मूर्खता का भुगतान दूसरे को भरना पड़ता है। गीता पढ़ी हुई है दास साहब ने। और आप है कि इसी मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं, यानी कि दास साहब और जोरावर आपस में कनेक्टेड है। मारा है गरीबों को, भुगतने दीजिए सजा। नहीं चाहिए हमें जोरावर के वोट, यानी कि जोरावर भी अलग एक पार्टी बना खड़ा हो, और जोरावर के वोट इन्हें चाहिए थे। अब जोरावर उसे मार दिया तो जोरावर के पास कोई वोट नहीं आएंगे, ये जोरावर के भरोसे बैठे। अब इन वोटों के चक्कर में हरिजनों के तो सारे वोट गए, हरिजनों के वोट जाएंगे सुकुल बाबू को, गांव के दूसरे लोग भी वोट नहीं देंगे,
यानी कि हरिजनों के तो गए ही गए, और क्योंकि उधर सामूहिकता है तो दूसरे लोग भी मना कर देंगे। सारा हिसाब लगा कर देख लिया, ये ले डूबेगा जोरावर, माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ वो अलग। यानी किसी को मार के मैं पार्टी में खड़ा रहूं और ये करता रहूं, वो भाई मतलब ये कौन है? रवि, रवि बच्चे क्लासेस लो रेगुलर, है ना? कब लिया एडमिशन आपने? बताएं थोड़ा सा अपने बारे में, 1-2 मिनट। जूम मीटिंग लेंगे कल हम, है ना, क्लास के बाद में। ये हमारी 4 बजे रहेगी, 4 बजे रहेगी या फिर रहेगी आपकी, सॉरी 4 तो नहीं रह पाएगी, 4 तो मेरी क्लास होती है, या तो रहेगी 3 बजे या रहेगी 5 बजे, है ना? कल हम जूम मीटिंग लेंगे 3 या 5 बजे, वो आपको दिख जाएगा वहां पर। तो वहां बताना क्या आपकी परेशानियां हैं। समझ रही हूँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो महाभोज पढ़ रहे हैं अभी, ये वाला महाभोज खरीद लेना आप। मन्नू भंडारी जी का है महाभोज, 4 उपन्यास है बच्चे हमारे सिलेबस में। महाभोज मन्नू भंडारी, गोदान मुंशी प्रेमचंद, दिव्या डॉक्टर यशपाल और मैला आंचल डॉक्टर फणीश्वर नाथ रेणु। चारों उपन्यासों को आपको खरीदना है, किताबें खरीद, 4 किताब, ठीक है? 4 कम से कम और मैक्सिमम तो जितनी खरीद सके। कहते हैं आत्मग्लानि और अपने ही प्रति उभरे हुए धिक्कार भाव से लखन का सारा चेहरा विकृत हो उठा, लगा जैसे भारी बोझ के नीचे दबकर कसमसा कर आत्मा बोलने लगी हो उसकी। आत्मा की आवाज में बड़ा जोर है, जोर भी है और तेज। पर दा साहब ऐसा और ऐसी तेजी सहज भाव से झेल लेने का अनंत धैर्य रखते हैं। तनिक हंसे, हंसे क्या, बस होठों का बायां कोना जरा सा फैल गया, यानी कि खिलखिलाते हुए तो देखा ही नहीं किसी ने उन्हें। नहीं, तुमने तो सारा हिसाब भी लगा कर देख लिया, पर क्या करूं, मेरा तो स्वभाव इतना हिसाबी किताबी है नहीं। मन हिसाब के आंकड़ों में रमता ही नहीं, बस सही गलत में ही उपजा रहता है। दास साहब बड़े मतलब भावुक टाइप के। ठीक, कर लिया है। ओके ओके रवि बच्चे, ये हमारा ईमेल आईडी है ना? इस पे कोई दिक्कत हो आपको अभी, है ना? जैसे किताब आप पूछ रहे हैं, किताब हालांकि मैं कल आपको यहाँ पर लगा दूंगी, है ना? बाकी इस पर ईमेल कर देना आप मुझे। ये है MONIKA monica.example, है ना? example@gmail. इसे नोट कर लो, है ना? इसे नोट कर लो और इस पे मुझे बता देना आपको कोई मतलब दिक्कत किस तरीके की है। 3 बजे कर लेंगे, ठीक है? 3 से 4 कर लेंगे। 5 बजे क्लास रहती है। चलिए मैं 3 बजे ही लेने की मतलब कंटिन्यू करूंगी मैं सारी चीजें कल, है ना? खैर कोई नहीं, 3 बजे ले लेंगे, ठीक है? क्लास थोड़ा 2:45 खत्म कर देंगे, मैं कंटिन्यू इतना कैसे बोलूंगी ठीक है? क्लास थोड़ा सा पहले खत्म कर देंगे। ओके, तो रवि आप भी ये ले लो, इसे इसे पढ़ेंगे कल। 13 पेजेस हमने पढ़े हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे और फिर अपना चीजों को शुरू करेंगे। रवि ये खरीद लो पहले, इसको पढ़ रहे 128 पेजेस हैं यहाँ पर, इसको पढ़ के आना कल के क्लास, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बताना बच्चे। कल मिलेंगे 3 बजे और फिर मीटिंग में मिलेंगे, जूम मीटिंग में 4 बजे, ठीक है? तो आप सभी का बहुत शुक्रिया। बताना मुझे कोई चीज समझ में ना आई हो तो एक बार बता देना, जब तक बताओगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है? चलिए तो मिलेंगे भाई कल अब हम। चलिए, समझ आया ना आपको कैसे पढ़ना है हमें? कल कॉपी पेन लेके नए कॉपी बना लो सभी, जिसने बनाई हुई है उसे बनाने की जरूरत है, जो नए बच्चे को बना रहे। ठीक, चलिए शुक्रिया, थैंक यू मैम। हम लोग को साइंस बैकग्राउंड के रहे हैं, हिंदी में सभी फ्रेशर्स हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं भी साइंस से हूँ, मेरा भी हिंदी में बाद में MA हुआ है। आफ्टर मैंने एक एग्जाम दे दिया,
इधर यूपीएससी में पहले एग्जाम लिख दिया, फिर मुझे लगा कि सारा सिलेबस वही है जो एमए में होता है, फिर मैंने एमए का पेपर दिया, ठीक है। उससे पहले नहीं था मेरा बैकग्राउंड, मेरा बीएससी बायोलॉजी है, उसके बाद मैंने हिंदी से एमए किया, उससे पहले मैंने एक एमए किया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चलिए, तो आप सबको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल मिलते हैं क्लास में, राइट। आज जिसके आंसर्स हैं रात तक मैं कोशिश करती हूँ 1-2 बजे तक दे दूंगी। मैंने रात 2:30 बजे तक कॉपीज चेक करी हैं आप लोगों की और मिल गई होंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजिए, फोटो आई कांट चेक, आई कांट गिव एनी रिव्यू, राइट। और अब्दुल्ला जी आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि पीडीएफ बनाना सीख लो, ठीक। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।